नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निशांत दीक्षित और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जो कि महिलाओं में निसंतानता का होता है, खासकर हमारे देश में है। वह है बच्चेदानी का ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि बच्चेदानी का ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस किस प्रकार किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और इस प्रकार के केसेस का फॉलोअप किस प्रकार से किया जाता है। आजकल हम ऐसी कई महिलाओं को देखते हैं जिनमें बच्चेदानी का ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसकी वजह से उनका यूट्रस और उसकी फैलोपियन ट्यूब खराब हो चुकी होती है। दुख की बात यह है कि बच्चेदानी के टीबी के अंदर कई केसेस के अंदर कोई भी लक्षण नहीं होते और 90% केस के अंदर सारे टेस्ट की रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है और फिर भी उस पेशेंट को बच्चेदानी की टीबी हो सकती है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी को एक लक्ष्य दिया है कि 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस का हमें उन्मूलन करना है। यदि हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो महिलाओं में बच्चेदानी की ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत बड़ी समस्या है और हम कई महिलाओं को देखते हैं जिनके के यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब इसकी वजह से खराब हो चुकी हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चेदानी के टीबी के लक्षणों के बारे में। लक्षण वे परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है और उसका समय पे इलाज हो पाता है, परंतु दुख की बात यह है कि बच्चेदानी की टीबी के अंदर कई मरीजों को कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। जी हाँ, ये इतना डैमेज करने वाली बीमारी है, फिर भी कई बार मरीज को कोई भी लक्षण महसूस नहीं होते हैं और अगर कोई लक्षण महसूस भी होते हैं तो वो इतने माइल्ड और नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि माहवारी अनियमित होना, माहवारी कम आना, हल्का फुल्का बुखार होना, थोड़ा वजन कम होना, यानी कि स्पेसिफिक सिम्टम्स, स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं जिसकी वजह से कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और टाइम से अपना इलाज करा पाए। तो आइए हम बात करते हैं बच्चेदानी के ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के बारे में। जब भी डॉक्टर किसी मरीज को एग्जामिन करते हैं तो हर बीमारी के डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं और जब इन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो यह माना जाता है कि उस मरीज को वो बीमारी हो गई है। परंतु दुख की बात यह है कि बच्चेदानी के टीबी के अंदर अधिकतर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। जी हाँ, और ये बात मरीज को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है कि अगर बीमारी है तो टेस्ट की सारी रिपोर्ट नेगेटिव किस तरह से आ रही है। और अगर हमें इस बात को समझना है तो हमें यह समझना होगा कि बच्चेदानी की टीबी आखिर किस प्रकार से होती है। बच्चेदानी की टीबी की शुरुआत फैलोपियन ट्यूब की अंदरूनी लेयर के साथ शुरू होती है। वहां से यह यूट्रस में आती है और यूट्रस के अंदरूनी लेयर के अंदर बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माहवारी के समय यूट्रस की जो अंदरूनी लेयर हर महीने बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से अगर हम यूट्रस से कोई सैंपल लेते हैं टेस्ट के लिए, जैसे कि कल्चर टेस्ट के लिए, जीन एक्सपर्ट या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के लिए, तो हो सकता है उस सैंपल के अंदर वो रिपोर्ट नेगेटिव आए। रिपोर्ट नेगेटिव आने का मतलब यह नहीं है कि टीबी की बीमारी नहीं है। मेरे अनुभव में 90% केसेस के अंदर सारे टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है और फिर भी मरीज को बच्चेदानी का ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है और हो सकता है कि हमें उसको ट्रीट करना पड़े। बच्चेदानी के ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करने के लिए कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें एक सिंपल टेस्ट है मॉन्टुक्स टेस्ट। इसमें स्किन में एक इंजेक्शन दिया जाता है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है यह देखने के लिए कि कहीं साथ में चेस्ट का फेफड़े का इन्फेक्शन तो नहीं है। सोनोग्राफी के अंदर बच्चेदानी की जो अंदरूनी लेयर है एंडोमेट्रियम में, वो हमें थिन मिल सकती है। बच्चेदानी की नलियों में हमें पानी मिल सकता है जिसे हाइड्रोसाल्पिंग्स कहा जाता है। अगर ये सारी फाइंडिंग्स मिलती है तो हमें ये शक होता है कि पेशेंट को बच्चेदानी की टीबी हो सकती है। अगर हम दूसरे टेस्ट की बात करें तो बच्चेदानी की जो अंदरूनी लेयर है एंडोमेट्रियम है, उसकी बायोप्सी की जा सकती है, जिसको कल्चर के लिए और भेजा जा सकता है। जीन एक्सपर्ट और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट की सहायता से डीएनए के सीक्वेंस को स्टडी किया जा सकता है,
कई क्लिनिक्स पे MUM1 इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर टेस्ट होता है जो कि इसके लिए किया जाता है, परंतु जो टेस्ट बच्चेदानी के ट्यूबरक्लोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, 90% केस में कंफर्मेटरी होता है, वह है लेप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी। अंदर बच्चेदानी को और पेट को अंदर से दूरबीन की सहायता से देखा जाता है और 90% केसेस के अंदर हम कह सकते हैं कि किसी मरीज को बच्चेदानी का ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। अगर बच्चेदानी के टीबी के पेशेंट में दूरबीन की जांच की जाती है तो हमें कुछ फाइंडिंग्स मिलती है। लेप्रोस्कोपी के अंदर जो मेन फाइंडिंग होती है वह होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज। जब भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर इस्थमस और एम्पुलरी रीजन के बीच में ब्लॉकेज होता है तो मोस्टली वह बच्चेदानी की ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। कभी कभी हमें बच्चेदानी पे उसके आसपास वाइट कलर के दाने दिखाई देते हैं जिनको ट्यूबरकल कहा जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सस्पिशन पैदा करते हैं टीबी के इन्फेक्शन के लिए। कई बार इन दानों का जो पस होता है उसे केजेशन कहा जाता है, जो कि बहुत ही अलग दिखाई देता है। कई बार लेप्रोस्कोपी के अंदर हमें हाइड्रोसाल्पिंग्स दिखाई देता है। हाइड्रोसाल्पिंग्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब का आखिरी एंड जो होता है वो ब्लॉक्ड होता है, वो बंद होता है और उसके अंदर पानी भरा होता है या पस भरा होता है, जिसको हाइड्रोसाल्पिंग्स या पायोसाल्पिंग्स कहा जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर भी छोटी छोटी फाइंडिंग्स होती हैं जिनसे हमें ये सस्पिशन हो सकता है कि पेशेंट को इस तरह का इन्फेक्शन है। जैसे अगर हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें माइक्रोपॉलिप मिलता है, फोकल हाइपरेमिया या स्ट्रोमल एडेमा मिलता है, उससे हमारा डाउट स्ट्रांग होता है। और अगर पेशेंट का ट्यूबरक्लोसिस लेट स्टेज पे है, अर्थात उसका डायग्नोसिस लेट हुआ है, टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो यूट्रस की कैविटी के अंदर एडिशंस बन जाते हैं, कैविटी की लेयर आपस में चिपक जाती है, जिसको कि बच्चेदानी का जाला कहा जाता है। इसे एशरमैन सिंड्रोम कहा जाता है और इनफर्टिलिटी के अंदर ये केस सबसे डिफिकल्ट होते हैं। डायग्नोसिस के दौरान इम्पोर्टेंट बात यह है जो डॉक्टर्स को और मरीज को समझनी चाहिए कि अगर लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के ऊपर हमें अगर ट्यूबरक्लोसिस के साइन मिलते हैं तो पेशेंट का ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट बिना देरी किए शुरू कर देना चाहिए। हमें पेशेंट के टेस्ट की रिपोर्ट पे बिल्कुल रिलाय नहीं करना चाहिए। का ट्यूबरक्लोसिस एक पॉसिबैसिलरी डिजीज है, अर्थात इन्फेक्शन के दौरान बैक्टीरिया बहुत कम मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से कल्चर टेस्ट में या जीन एक्सपर्ट टेस्ट में इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। परंतु अगर लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी के ऊपर हमें ट्यूबरक्लोसिस के साइन दिखते हैं तो हमें बिना देरी किए ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। कई बार मरीज और पेशेंट लेप्रोस्कोपी के ऊपर फाइंडिंग मिलने के बाद भी उनको नेगलेक्ट करते हैं और टीबी का ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते हैं। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्टेज के अंदर अगर राइट टाइम पे इस कंडीशन का ट्रीटमेंट किया जाता है तो कई बार पेशेंट नेचुरली कंसीव कर जाते हैं और इसके अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी IVF का रिजल्ट भी अच्छा होता है। परंतु अगर ट्रीटमेंट में डिले होता है और पेशेंट फोर्थ स्टेज में आता है, अर्थात फाइब्रोसिस होता है, तो ऐसे पेशेंट्स का इलाज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनके अंदर फाइब्रोसिस हो चुका होता है। ये बीमारी है फैलोपियन ट्यूब से निकल के यूट्रस तक पहुंच जाती है और यूट्रस के अंदर जो दोनों उसके लेयर है उनमें एडिशन बन जाता है, एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है और ऐसी कंडीशन में उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। मेडिसिन की सहायता से इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है, पर वो डैमेज जो ऑलरेडी कर चुकी है उसको ऐसे केसेस के अंदर रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बीमारी में कई बार लक्षण नहीं होते हैं और सारे टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकती है। इसलिए इस बीमारी के लिए हाई सस्पिशन का होना ज़रूरी है। लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी टेस्ट इस बीमारी के डायग्नोसिस और राइट टाइम पर ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बात करते हैं बच्चेदानी के ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। अच्छी बात यह है कि यह बीमारी जितना पकड़ने में मुश्किल है उतना ही आसान इसका ट्रीटमेंट करना है। 6 से 9 महीने का कोर्स दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। चूंकि यह इन्फेक्शन स्लो ग्रोइंग है इसलिए इसका तुरंत इलाज संभव नहीं है। 7 से 8 दिन के मेडिसिन के कोर्स से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए 6 से 9 महीने का कंप्लीट कोर्स लेना होता है। भारत सरकार के द्वारा ये दवाइयाँ हर हॉस्पिटल में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इतनी उच्च क्वालिटी की दवाइयाँ
सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान की जाती है। इसलिए आवश्यक है कि अगर हमें यह परेशानी है तो हम हमारे नज़दीकी ट्यूबरकुलोसिस सेंटर पर जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और बिना देरी किए अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। बच्चेदानी के टीबी के लिए 6 से 9 महीने का कोर्स लेते समय हमें 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपने खान पान का। हमें अपने खान पान में प्रोटीन और विटामिन्स को प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट से हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। दूसरा, जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन का अगर इफेक्ट होता है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है, और दुनिया में ऐसी कोई सी भी मेडिसिन नहीं है कि अगर उसका अच्छा इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसी प्रकार जब हम टीबी की दवाइयाँ शुरू करते हैं तो हो सकता है हमारा थोड़ा मन खराब हो, उल्टी का मन हो, थोड़ा इंडाइजेशन हो, ठीक है, तो हमें इससे घबराकर दवाइयों को बंद नहीं करना है। ये सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं, और अगर हमने यह फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं लिया तो जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट टीबी के होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, और हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी टीबी का पूरी तरह से क्योर ना हो पाए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जिसका हमें ध्यान रखना है कि टीबी की दवाइयों को हमें बीच में नहीं रोकना है। अगर कोर्स कंप्लीट भी होता है तो पहले डॉक्टर से सलाह लेनी है और उसी के बाद दवाइयों को बंद करना है। यानी कि टीबी का 6 महीने का कोर्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्टर यूट्रस को और फैलोपियन ट्यूब को फिर से असेस करते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि क्या डैमेज कंप्लीटली ठीक हो चुका है, क्या नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जा सकता है, या पेशेंट को आईवीएफ या टेस्ट बेबी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर डैमेज ज़्यादा है तो डॉक्टर उस मरीज को टेस्ट बेबी ट्रीटमेंट की एडवाइस दे सकते हैं, और टेस्ट बेबी ट्रीटमेंट के लिए भी यह आवश्यक है कि बच्चेदानी की जो अंदर की लाइनिंग है वो हेल्दी हो। तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको 6 महीने के कोर्स के बाद भी 1-2 महीने के लिए यूट्रस की लाइनिंग को हेल्दी करने के लिए आपको मेडिसिन दे, ताकि प्रॉपर तरीके से आईवीएफ किया जा सके और रिजल्ट प्राप्त किया जा सके। मेरे 15 साल के अनुभव में अगर बीमारी राइट टाइम पे डायग्नोस होती है, पेशेंट उसका रेगुलर ट्रीटमेंट लेता है, अपने कोर्स को बीच में ना छोड़ के उसे पूरा कंप्लीट करता है, अपने खान पान का ध्यान रखता है, तो काफ़ी हद तक यह बीमारी ठीक हो जाती है। और लगभग 30% महिलाएं नेचुरली बिना दवाइयों के प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जबकि 50-60% केस के अंदर आईवीएफ टेस्ट बेबी ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ सकता है। 10 से 20% केसेस के अंदर यह बीमारी फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर आ जाती है और यूट्रस की लाइन को डैमेज करती है। इन केसेस के अंदर आईवीएफ के ट्रीटमेंट से भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है और पेशेंट को सरोगेसी की एडवाइस दी जाती है। करता हूं कि इस बारे में जो भी जानकारी हमने दी है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लिख भेजिए, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार।